हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग लास्ट में पार्ट 2 जो डिस्कस किए थे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है पहले एरिस्टोक्रेट्स थे, फिर उसके बाद पीसेंट्री टाइप्स के, फिर इसके बाद न्यू जनरेशन वाई मिडिल क्लास वो एजुकेटेड थे और उन्होंने कैसे रिवॉल्यूशन किया और लिबरलिज्म को आगे बढ़ाया नेशनलिज्म लाने के लिए। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 जो कि है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। इस पीरियड में 1830 से 1848 के पीरियड में कौन से रिवॉल्यूशन हुए और क्या क्या वहां पे प्रयास किए गए, तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं कि जब वहां पे इस पीरियड में जो पहले मोनार्की सिस्टम था और राजा महाराजा थे, वो लोग क्या है कि अपने उसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे और कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि वहां पे काफी ना सिर्फ फ्रांस में, पूरे यूरोप में, आसपास कंट्री में काफी जो वहां के लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी। जैसे कि आप देखेंगे पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड शॉर्टेज है, हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड है, ऐसी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो वो लोग फेस कर रहे थे। पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया वहां पे। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी और काफी जो है उनको मैनेज करना पड़ रहा था। प्लस देखेंगे जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ और फूड की भी शॉर्टेज होने लगी, लोग जो है फूड नहीं खरीद पा रहे और ना ही वहां पे इतनी ज्यादा हार्वेस्टिंग बढ़िया थी या किसानी कितनी अच्छी थी कि वहां पे जो है लोग सर्वाइव कर सकें। प्लस देखेंगे फिर हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड, वहां पे हार्वेस्ट भी काफी डिस्ट्रॉयड हो रहे थे, जिसकी वजह से काफी लोग वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि काफी आस पड़ोस देश जैसे कि इटालियन स्टेट, जर्मन स्टेट, द प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर और आयरलैंड, पोलैंड, काफी जो वहां के आसपास के क्षेत्र थे पूरे यूरोप में, तो सभी लोग जब इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो अब वो सभी लोग इकट्ठे हुए गुस्से में आकर के क्या वो सभी लोग अब रिवॉल्यूशन के लिए एकदम से सामने आए और अब यहाँ से जो है काफी रिवॉल्यूशन जोर पकड़ने लगा। तो उसका क्या रिजल्ट आया देखेंगे आप लोग। फर्स्ट रिजल्ट आया जो कि जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में 1889 में क्या हुआ कि वहां पे पहला रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था। तो वहां पे फिर वही मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके फिर से जो है सिस्टम आ गया था। तो लेकिन फिर लास्ट में देखेंगे आप लोग वहां पे ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू दोबारा से उसको जो है रिस्टोर कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि जुलाई रिवॉल्यूशन अब यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट होता है फ्रांस में, और यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे वही लिबरलिज्म के द्वारा जो है मोनार्की सिस्टम को फिर से रिमूव कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का हेड बना दिया जाता है किसको, लुइस फिलिपी को। अब यहाँ पे दोबारा से जब सिस्टम ये बदलता है तो लुइस फिलिपी को वहाँ के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का हेड बना देते हैं और दोबारा से ये सिस्टम पूरे तरीके से वापस आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखेंगे अब जो मेटर्निस्ट थे उन्होंने एक बात कही थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब कि इसका मतलब है कि अगर फ्रांस छींकता है तो यूरोप को पूरे सर्दी लग जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर फ्रांस में होती है, जैसे कि रिवॉल्यूशन हुआ, तो कोई भी चीज वहां पे होती है तो पूरे यूरोप में फैल जाता है, एकदम से काफी जोर पकड़ लेता है। तो इन्होंने मेटर्निस्ट ने ये बात कही थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। प्लस इसके बाद जब यहाँ पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुए और यहाँ पे दोबारा से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया, तो इसके बाद इसी को देख करके इसी को देखा रिवॉल्यूशन को, और उसके फिर जो है रिजल्ट में क्या आया कि ब्रुसेल्स भी जोश में आकर के यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ के लोग जब जोश में आकर एक्साइटेड होकर के रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ के लोगों ने बेल्जियम को सेपरेटेड फ्रॉम यूके ऑफ नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड जो यूके का पार्ट था, इसको जो है बेल्जियम जो कि ब्रुसेल्स की राजधानी है, तो इसको वहां से सेपरेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ भी रिवॉल्यूशन जब होता है तो यहाँ पे भी वही सिस्टम आ जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड पार्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 3। इसके बाद जो थर्ड रिवॉल्यूशन है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंट। तो ग्रीक में अब जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशन होने लगे इंडिपेंडेंट के लिए। कब हुआ? 1821 में स्टार्ट हुआ
और किससे था इनका जो है इंडिपेंडेंट ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट के लिए रिवॉल्यूशन हुए। तो इसके बाद देखेंगे कि इस रिवॉल्यूशन में, ग्रीक के रिवॉल्यूशन में, जो यहाँ का एजुकेटेड एलिट था, अब इनमें जो है नेशनलिज्म का जो फीलिंग आया और रिवॉल्यूशन के लिए ये लोग काफी जो है सामने आए। तो इसके बाद यहीं पे जो है काफी ज्यादा ग्रीक में एकदम से रिवॉल्यूशन जोर पकड़ने लगा और इसके लिए काफी ज्यादा लोग यहाँ पे एक्साइटेड हुए और रिवॉल्यूशन के लिए सामने आए। फिर देखेंगे हम कि अब जो रिवॉल्यूशन हुए ग्रीक में, तो इसमें सपोर्ट कहाँ कहाँ से यहाँ पे इनको मिलता है। तो देखते हैं, सपोर्ट मिलता है ग्रीक, मतलब कुछ ग्रीक यहाँ के जो पहले के थे जिनको भगा दिया गया था, जो मतलब काफी रेजिस्टेंस कर रहे थे, तो भगा दिया गया, तो उन्हीं लोगों से अब इनको सपोर्ट मिलने लगा यहाँ के एजुकेटेड एलिट को, प्लस जो है और जो लिबरलिस्ट थे, प्लस वेस्टर्न यूरोप से सपोर्ट मिला, आर्टिस्ट और पोएट से मिला। तो ग्रीक सभ्यता जो है काफी ज्यादा पॉपुलर, जैसा कि हम लोग देखते भी है साइंस वगैरह में कि काफी वर्डिंग जो है ग्रीक वर्ड से लिया जाता है। तो वहाँ का जो ग्रीक का कल्चर था वो काफी ज्यादा पॉपुलर था और काफी ज्यादा उसको लोग मानते थे। तो वहाँ के जो वेस्टर्न यूरोप प्लस आर्टिस्ट और पोएट जो है, इसी वजह से उन्होंने काफी सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के दम पे जो है यहाँ पे काफी रिवॉल्यूशन सक्सेस भी हुए। फिर इसके बाद देखते हैं कि इंग्लिश पोएट जो कि लॉर्ड बायरन थे, इन्होंने क्या है कि काफी ऑर्गेनाइज फंड इकट्ठा किया फंड को, जिसकी वजह से मतलब इन लोगों को काफी हेल्प मिली और इन्होंने भी काफी रिवॉल्यूशन में फाइट किए, काफी जो है हद तक लड़े भी काफी समय तक। फिर इसके बाद 1824 में इनकी जो है फीवर के कारण जो है डेथ हो जाती है। तो क्या ऐसा, तो जब इनकी डेथ हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी थी और वहां पे इतने ज्यादा लोगों के साथ इन्होंने सपोर्ट कर दिया था, उसके एक्साइटमेंट की वजह से जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशन आगे चलता रहा। फिर इसके बाद जो है रिवॉल्यूशन का जब लास्ट में होता है देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू यहाँ पे जो कि 1832 में साइन किया गया और इसी के थ्रू वहां पे अब क्या हुआ कि ग्रीक को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई। तो फाइनली जो है 1832 में 1821 से स्टार्ट हुआ और 11 साल के बाद 1832 में ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक वर्ड आता है रोमांटिसिज्म। तो अब रोमांटिसिज्म को समझते हैं क्या होता है। तो रोमांटिसिज्म देखेंगे आप, एक वर्डिंग स्टार्टिंग जो आता है रोमांटिक, तो रोमांटिक क्या मतलब वही है जो आजकल की जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं, नहीं, इसका एक छोटा लेवल हम लोग समझ रहे हैं। अगर इसको डीप में समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो हम लोग के जो पीछे के लोग थे, पहले के लोग, वो क्या है कि अपने कंट्री को भारत माता के नाम से अगर कहते थे तो मतलब एक काफी ज्यादा फीलिंग के थ्रू कहते थे, जैसे कि हम लोग भी है तो अपने कंट्री को बहुत मानते हैं, तो उसमें जो है हम लोगों की एक फीलिंग है, वही नेशनलिज्म है और उसी को रोमांटिसिज्म कहते हैं। कि मतलब कि अपने कंट्री को, अपने स्टेट को या जहां भी रहते हैं कल्चर को एक बहुत ही मतलब अंदर से दिल से मानना, गहराई में मानना, वो कहलाता है रोमांटिसिज्म। तो यही चीज को जो वहाँ के यूरोप के लोग थे, वहाँ के जो पोएट्स वगैरह थे, आर्टिस्ट वगैरह, तो इन लोगों का मानना ये था कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग हो वो ऐसा ना हो कि साइंस के थ्रू हो या उसके थ्रू हो। तो उनकी एक यही माननी थी सिर्फ कि मतलब जो भी हो, एक कल्चर हो, लैंग्वेज हो और पोएम हो, इन सब चीजों के थ्रू जो एक फीलिंग नेशनलिज्म की है वो सही मायने में रोमांटिसिज्म कहलाती है। तो इन लोगों का यही एक कहना ही था। और प्लस जो है यहाँ के लोग नेशनलिज्म की जो चाहते थे कि यहाँ पे नेशनलिज्म क्रिएट हो, तो ऐसा ना हो कि जैसे कि मतलब कि ये जर्मन है तो यहाँ के आस पड़ोस के जो एरिया है तो वो उनको लड़ करके अगर उसको अपने हिस्से में ले लिया जाए, फिर इसके बाद नेशन फॉर्म हो, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि लड़ करके कोई चीज अगर हम लोग इकट्ठा करें या बनाए नेशनल, तो वो जो है नेशनलिज्म नहीं कहलाए। तो उनका यही मानना था कि अगर ऐसा नेशन बने तो वो फीलिंग के थ्रू बनना चाहिए। तो ये जो है सही मायने में रोमांटिसिज्म कहलाया और इसी के लिए जो है ये लोग काफी ज्यादा अपने कल्चर को मानते भी थे। फिर इसके बाद इसी का एक रोमांटिसिज्म का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो पोलैंड के केस में देखते हैं। पोलैंड में क्या हुआ कि पार्टिसिपेंट बाय रशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो पोलैंड को जो है इन तीन कंट्री रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा पार्टिसिपेंट किया गया, जो कि तीन जब डिवाइड कर दिए गए तो अब पोलैंड कोई एग्जिस्टेंस वहां पे नहीं बचा। तो अब पोलैंड कैसे अपने कंट्री के, अपने नेशन को वहां पे बचाए रखता है, लाइव बनाए रखता है, तो देखेंगे हम लोग। तो इन्होंने पोलैंड के जो लोग थे वो क्या है कि अपने नेशनलिज्म और अपने कल्चर, लैंग्वेज के थ्रू से अपने कंट्री, नेशन को एग्जिस्टेंस बनाए रखा वहां पे।
अब क्या होता है कि जब यहाँ के लोग रशिया प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने जब इसका रेजिस्टेंस नहीं बचा, पार्टिसिपेंट कर दिया गया, तो क्या होता है कि इन्हीं के लोग जो थे अब अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहे थे, एक बहुत ही बड़ा टूल बना करके आगे आप सामने आए। फिर इसके बाद जब इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बनाए रखा, जैसे अपने इंडिया में हम लोग देखें तो सत्याग्रह वगैरह जो हुए, तो उसमें क्या हुआ था, नॉन वायलेंस तरीके से इन्होंने हम लोगों ने किया था। तो उस टाइम पे जब नॉन वायलेंस तरीके से अपने इंडिया में जब किया गया, फॉर एग्जांपल समझना इसको, तो उसी तरीके को इन्होंने अपने लैंग्वेज को एक बहुत बड़ा टूल बनाया और उस लैंग्वेज के दम पर पे ही इन्होंने क्या किया कि अब उसका रेजिस्टेंस शो किया कि हम जो है अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को जीवित रख सकते हैं। भले ही आप जो है हमारा कोई मतलब सीमित हम लोगों को कर दें, हर तरीके से प्रतिबंध लगा दें, लेकिन हम अपने लैंग्वेज को बोल सकते हैं प्लस अपने कल्चर को मेंटेन रख सकते हैं। तो उसी टूल्स को उसी को बना करके इन्होंने नेशनलिज्म को अपने जीवित रखा। फिर इसके बाद देखेंगे करोल कुरपिंस्की। तो करोल कुरपिंस्की क्या थे, इन्होंने अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू नेशनलिज्म की अपने रेजिस्टेंस को शो किया और वहां पे अपने नेशनलिज्म को एलाइव बनाए रखा। फिर इसके देखेंगे इन्होंने एक पोलोनाइज और मजूरका जो कि नेशनल सिंबल वहां का था, तो इसी ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू करोल कुरपिंस्की ने अपने पोलोनाइज और मजूरका को नेशनल सिंबल जो किया है उसको एलाइव बनाए रखा और काफी रेजिस्टेंस शो करते रहे। तो फाइनली क्या होता है कि जब यहाँ पे रोमांटिसिज्म तो समझ गया और ये ग्रीक वॉर हम लोगों ने देखा कि ग्रीक जो है 1832 में यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो जाता है। फिर हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुए और कैसे जो है ब्रुसेल्स में रिवॉल्यूशन हुए। तो इन दोनों रिवॉल्यूशन में उन दोनों को वहाँ पे सिस्टम दोबारा से रिस्टोर होता है। प्लस ग्रीक में तो हम लोग देख ही चुके हैं, और रोमांटिसिज्म हम लोगों ने समझा कि रोमांटिसिज्म सही मायने में क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि पोलैंड के केस में कैसे जो है पार्टिसिपेंट हुआ, इन तीनों कंट्री ने, रशिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने पार्टिसिपेंट किया। तो यहाँ के लोगों ने कैसे अपने कंट्री के नेशनलिज्म को बनाए रखा, एलाइव बनाए रखा और अपने एक जो कल्चर होता है उसको मेंटेन रखा। तो इसी सब के द्वारा जो है वहाँ पे काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन हुए और रिवॉल्यूशन सक्सेस भी हुए लास्ट में। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं पार्ट 4 नेक्स्ट क्लास। एक पॉइंट और हम लोगों को देखना है, जब ये पोलैंड के केस में क्या हुआ कि जब रशिया प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने पार्टिसिपेंट तो कर ही दिया, और रशिया ने क्या किया कि अब पोलैंड में यहाँ के लोगों को, मतलब जब हर लैंग्वेज कहीं भी स्कूल है, जैसे मंदिर है या मस्जिद है, चर्च वगैरह है, तो वहाँ पे मतलब अब इन लोगों को वहाँ पे अपनी लैंग्वेज बोलने का अधिकार भी, राइट नहीं दिया, हर तरीके से वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ के लोगों ने क्या हुआ कि जब अपना रेजिस्टेंस शो करने लगे, तो वहाँ के सेंट वगैरह हैं और प्रीस्ट वगैरह हैं, उन लोगों को भी रशिया ने क्या किया, अब जेल भेज दिया। तो जिसके काफी रिजल्ट उसका क्या आया कि वहाँ के लोग और ज्यादा मतलब गुस्से में आ गए, अपना रेजिस्टेंस शो करने लगे। तो फिर अपना रेजिस्टेंस तो उन्होंने उसी तरीके नॉन वायलेंस तरीके से शो किया। तो इसी का परिणाम स्वरूप यही हुआ कि करोल भी इन्होंने भी काफी सपोर्ट किया और जो है इसको सक्सेस बनाया।